जब भी हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो उसमें टाइम सीरीज एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो मान लीजिए अगर हमें स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना है या फिर वेदर फोरकास्टिंग करना है या फिर अर्थक्वेक प्रिडिक्शन करना है, तो इन सभी टाइप के एनालिसिस के लिए टाइम सीरीज फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ समझते हुए हम ये टाइम सीरीज एनालिसिस इन पाइथन आपके लिए लाए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले टाइम सीरीज के जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, जैसे टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स और टाइम सीरीज के मॉडल्स, उनको समझेंगे। उसके बाद हम टाइम सीरीज एनालिसिस को पाइथन के साथ अच्छे से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अभी हम टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसमें मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि आप फोरकास्टिंग के बारे में क्या समझते हो? फोरकास्टिंग की जरूरत क्या है? अगर आप कोई भी कंपनी या फिर बिजनेस चला रहे हो तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज होंगी, बहुत ज़्यादा जो है रिस्क्स इन्वॉल्व होंगे। तो अगर मान लीजिए अभी मैं कंपनी चला रहा हूँ और मुझे जानना है कि 6 महीने बाद जो है मार्केट का सिचुएशन क्या रहने वाला है, या फिर 5 साल बाद मार्केट का सिचुएशन क्या रहने वाला है, तो इसके हिसाब से जो है मैं अपना कंपनी का बजट जो है मैनेज कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कितना जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, या फिर कितना ज़्यादा जो है मैं एक्सपेरिमेंटल वाले प्रोडक्ट्स है या फिर एक्सपेरिमेंटल वाले सर्विसेज है उन पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है टाइम सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मुझे मान लीजिए 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 5 साल बाद या फिर मान लीजिए 10 साल बाद मुझे जानना है कि अगर सिचुएशन क्या रहने वाला है, अगर मुझे एक एस्टिमेट जानना है तो जो है 10 साल बाद कैसा सिचुएशन रहेगा, उसके लिए जो है मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ या फिर मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है टाइम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। टाइम के इस्तेमाल से मैं देख रहा हूँ बाकी सब फैक्टर्स जो है कैसे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इसलिए हमें फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम टाइम सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो टाइम सीरीज भी जो है एक डेटा साइंस का ही एप्लीकेशन है। तो डेटा साइंस में हमने स्पेशली एमएल में देखा था कि हमारे पास जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। और अगर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले, अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन में जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक कंटिन्यूस न्यूमेरिकल होता है और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हम वही टाइम सीरीज की बात करें तो टाइम सीरीज जैसे नाम अब में जो है टाइम है, तो यहाँ पे जो है हम पास्ट के जो फैक्टर्स है, पास्ट के फैक्टर्स को लेकर हम फ्यूचर में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे या फिर हमारे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे प्रेजेंट या फिर पास्ट के टाइम से रिलेटेड होगा, और हमारा वाई जो इंडिपेंडेंट है वो फ्यूचर के कुछ वेरिएबल से रिलेटेड होगा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करूं तो हमारे एक्स एक्सिस पे जो है टाइम रहेगा, तो हमारे पास ज्यादातर जो है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम। तो मैं टाइम के हिसाब से मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज होगा ये जानना चाहता हूं। तो यहाँ पे y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो है सेल्स हो सकता है या फिर मार्केट का सिचुएशन क्या हो सकता है या फिर मेरे प्रोडक्ट्स कितने सेल होंगे वो हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, तो जो पास्ट वाला टाइम था या फिर प्रेजेंट वाला टाइम था उसके बेसिस पे मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं कि मेरे फ्यूचर में ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कैसे चेंज होगा। ये जो है टाइम सीरीज के बेसिक्स हो गए। और यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम टाइम की बात करते हैं स्पेशली टाइम सीरीज में, तो रेगुलर इंटरवल्स में होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास जो है टाइम से रिलेटेड कुछ डेटा है,
तो अगर एक डेटा पॉइंट जो है 2021 से हो गया, दूसरा डेटा पॉइंट 2022 से हो गया, तीसरा डेटा पॉइंट 2023 से हो गया, तो ये सब डेटा पॉइंट्स जो है एक रेगुलर इंटरवल में है। अगर डेटा ऐसा नहीं है, मान लीजिए मेरे पास जो है एक डेटा पॉइंट 2021 से है, दूसरा डेटा पॉइंट जो है 2022 से है, और 2023 से मेरे पास 10 डेटा पॉइंट आ गए, फिर से 2024 से जो है मेरे पास 5 डेटा पॉइंट आ गए। तो यहाँ पे क्या ये टाइम इंटरवल उतना रेगुलर नहीं है, तो इसलिए जब भी हम टाइम सीरीज की बात करते हैं हमारा डेटा जो है रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में बताया, तो हमारा टाइम जो है ईयरली हो सकता है, तो एक एक डेटा पॉइंट एक साल का, ठीक है। तो 2021 एक डेटा पॉइंट, 2022 दूसरा डेटा पॉइंट, 2023 तीसरा डेटा पॉइंट। फिर हमारा जो टाइम इंटरवल है वो क्वार्टरली भी हो सकता है। क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 क्वार्टर रहता है, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो हम यहाँ पे जो है हमारे पास 4 डेटा पॉइंट आ गए एक साल के। फिर मंथली भी हो सकता है, यहाँ पे मंथली मतलब हमारे पास 12 महीने हो गए एक साल में, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 12 डेटा पॉइंट रहेंगे एक साल के अंदर। फिर वीकली, तो हमें हर एक हफ्ते का, एक महीने में जो है शायद से 4 या 5 हफ्ते रहता है, तो ये 4 या 5 हफ्तों के लिए जो है हमारे पास अलग अलग डेटा पॉइंट आ जाएंगे। फिर से डेली, तो एक साल में 365 डेटा पॉइंट्स रहता है यहाँ पे हमारे पास आवरली। तो एक एक दिन या फिर एक एक दिन में जो एक एक घंटा है, एक एक घंटे के डेटा पॉइंट्स हम यहाँ पे जो है उठा रहे हैं। तो हमारे पास जो है डिफरेंट ऐसे इंटरवल्स होते हैं, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरवल्स कांस्टेंट है। तो मान लीजिए मेरे जो पहले 10 डेटा पॉइंट है वो एक एक घंटे के इंटरवल में है, और बाकी के जो नेक्स्ट 10 पॉइंट्स है वो ईयरली हो गए। तो ये क्या है, ये डेटा इनकंसिस्टेंट है। तो मेरा डेटा जो है एक ही स्पेसिफिक इंटरवल में होना चाहिए। अगर ईयरली है तो पूरा डेटा जो है ईयरली होना चाहिए, अगर मंथली है तो पूरा डेटा जो है मंथली होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है कुछ डेटा पॉइंट्स ईयरली हो गए, कुछ वीकली हो गए, कुछ आवरली हो गए, तो ये इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाएगा। तो हमें जब भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करते हैं, ये हमें डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा डेटा जो है वो अच्छा खासा कंसिस्टेंट है। तभी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। ये जो आप डेटा देख रहे हो ये हो गया है हमारा ईयरली यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ये यूएस का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका आपका जो है 1929 से लेकर 1991 तक जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे आपको क्लियरली जो है एक पता चल रहा है कि कैसे ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 1929 पे जो है आपको पहला डेटा पॉइंट मिलेगा, 1991 पे आपको आखिरी डेटा पॉइंट मिलेगा, और हर एक डेटा पॉइंट जो है बस एक एक ईयर आप देख रहे हो ये पूरा कांस्टेंट है। पहला डेटा पॉइंट 1929, दूसरा डेटा पॉइंट 1930, तीसरा डेटा पॉइंट 1931। तो ये जो है रेगुलर इंटरवल्स में ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है ये जो है अपवर्ड ट्रेंड पे ऐसे जा रहा है। और इसमें जो है कुछ एनॉमलीज भी रह सकती है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 19 शायद से 42, 43, फिर उसके बाद शायद से अगले साल या फिर अगले 2 साल जो है जीडीपी अचानक से बढ़ गया। ये यहाँ तक बढ़ रहा था, फिर अगले 2 साल में जो बहुत ज़्यादा घट गया। तो ऐसा कुछ हुआ होगा मेजर यूएस की इकोनॉमी में, जिसके वजह से जो है ये बहुत ही ज़्यादा घट गया। फिर इसके बाद जो है ये ऐसे बढ़ रहा है यहाँ पे। तो आपको जब भी आप जो है हिस्ट्री का डेटा देखते हो तो आपको एक पक्का ट्रेंड दिखेगा। इसी तरह से जो है हम अभी क्वार्टरली डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1982 से लेकर 1992 तक डेटा है, बट हर एक साल के जो है हमारे पास 4 डेटा पॉइंट रहेंगे। तो यहाँ पे 1982 जो है भले ये Q3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे Q3, Q4, फिर 1983 के जो है 4 क्वार्टर्स रहेंगे, Q1 से लेकर Q4 तक। इसी तरह से जो है ये एंड हो रहा है 1992 के Q1 पे, बट ये जो है इंटरवल सेम ही रहेगा यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4। भले ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग हो सकता है, स्टार्टिंग आपका Q3 से हो सकता है, एंड आपका Q1 से हो सकता है, बट जो इंटरवल है इंटरवल कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये जो है हमारा यहाँ पे ये टाइम सीरीज का डेटा है 1982 से लेकर 1992 तक। और यहाँ पे अगर हम इस वाले ग्राफ को अगर पिछले वाले ग्राफ से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको दिखेंगे।
तो अप्स एंड डाउन्स, तो ये जो है अप यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है डाउन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम जो है साइक्लिकल डेटा बोलेंगे। ये क्या है, साइक्लिकल। यहाँ पे हमें जो है कुछ ट्रेंड्स दिख रहे हैं, मतलब हर एक साल जो है आपको साल में जो है कुछ ऐसे महीने होंगे जहां पे आपको अपवर्ड मिलेगा और कुछ ऐसे महीने होंगे जहां पे जो है आपका ये घट जाएगा। और ये क्या हो रहा है, ये सीजनल है, हर साल ये ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ साल जो है आपको बस ऊपर ही जाता दिखेगा और कुछ साल नीचे ही जाता दिखेगा। हर एक साल जो है आपको कुछ महीनों के लिए ऊपर जा रहा है और कुछ महीनों के लिए नीचे आ रहा है। तो इसको हम सीजनल ट्रेंड बोलेंगे यहाँ पे, या फिर सीजनैलिटी बोलेंगे इसको। फिर इसके बाद हम समझेंगे टाइम सीरीज डेटा के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स। तो ऑब्वियसली हमारा जो टाइम सीरीज डेटा होगा ये नॉर्मल डेटा से अलग रहेगा। तो ये अलग फीचर्स क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेता है। तो सबसे पहला ये है कि हमारा डेटा जो पॉइंट्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये एग्जाम्पल है। तो इस वाले डेटा सेट में जो है मेरे पास यहाँ पे जीआरई स्कोर्स है कुछ स्टूडेंट्स के और सीजीपीए है कुछ स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट रिकॉर्ड और सेकंड रिकॉर्ड में जो है, मतलब अगर कोई रिलेशन ना हो तो भी चलेगा। तो ये क्या है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड और सेकंड रिकॉर्ड इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट रिकॉर्ड और थर्ड रिकॉर्ड भी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड और ये वाला रिकॉर्ड भी इंडिपेंडेंट है। तो आप इस वाले डेटा सेट में से कोई भी एक रो उठा लो और उसके कंपैरिजन में से और कोई भी रो उठा लो, तो वो दोनों रोज जो है अगर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, कोई रिलेशन ना हो तो चल जाएगा, क्योंकि इससे जो है टाइम नहीं है यहाँ पे। बट अगर मैं यहीं पे जो है टाइम डाल दूं, तो यहाँ पे जो है टाइम रिलेटेड T1, T2, T3, T4, और यहाँ पे जो है ये T1 पे जो है सेल्स इतने हैं, T2 इतना है, T3 इतना है, T4 इतना है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है इनमें कोई रिलेशन ना हो, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो T1 जो है T2 से रिलेटेड है, T1 T3 से भी रिलेटेड है, T1 T4 से भी रिलेटेड है। तो हर एक डेटा पॉइंट जो है एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड है, और ये टाइम स्टैम्प से हमें क्लियरली पता चले कि कितने आगे है। तो यहाँ पे इंटरवल मान के चलते हैं, राइट, ये रेगुलर इंटरवल है T1, T2, T3, T4। तो ये जो है ये एक इंटरवल आगे है T1 से, T3 दो इंटरवल आगे है T1 से, T4 तीन इंटरवल आगे है T1 से। तो यहाँ पे जो है अगर मैं इंडिपेंडेंट कर दूं इन रोज को, तो ये हमें पता नहीं चलेगा कि टाइम स्टैम्प्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया है, हमारे जो रिकॉर्ड्स है या फिर रोज है या फिर डेटा पॉइंट्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। फिर क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए ऑर्डरिंग जो है मैटर करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो T1, T2, T3, T4 ऐसे जो है टाइम पॉइंट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी ऑर्डर में अगर मेरा डेटा रहेगा तब जो है मैं टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकता हूँ, वरना मैं टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो T1, T4, T2, T3। अगर मेरे पास जो भी डेटा पॉइंट्स है अगर ऐसे रैंडमली अरेंज्ड हो, तो ये इंडिपेंडेंट तो भाई हो नहीं सकते। तो अगर इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते तो मैं इन डेटा पॉइंट्स को ऐसे रैंडमली अरेंज नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है ये डेटा पूरा गलत हो जाएगा। तो मुझे हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा मेरे मॉडल बनाने से पहले कि जो भी मॉडल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ एक डेटा के ऊपर, उस डेटा में सभी रिकॉर्ड्स जो है प्रॉपर ऑर्डर में रहे। फिर इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेरे डेटा फ्रेम में जो है कोई भी मिसिंग वैल्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे T1 और T4 के बीच में रिलेशनशिप जानना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि T2 में क्या हुआ और T3 में भी क्या हुआ। मैं ऐसे डायरेक्टली जो है T1 से T4 पे जंप नहीं कर सकता। और यहाँ पे इंटरवल देख रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इंटरवल क्या है यहाँ पे, अगर हम ये ईयरली मान के चले तो अगर इसको हम जो है 2000 मान के चलते, 2001, 2002, 2003, तो अगर मुझे ये 2003 में क्या हुआ है ये जानना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 2002 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ और 2000 में भी क्या हुआ। तो मैं डायरेक्टली जो है 2000 से 2003 पे यहाँ पे ऐसे छलांग नहीं मार सकता। तो मुझे ये डेटा पॉइंट्स की पक्का जरूरत पड़ेगी। तो हमने टाइम सीरीज के जो है कुछ की फीचर्स देखे, अभी हम टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स देखते हैं।
तो जब भी हम टाइम सीरीज की बात करते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास एक सिस्टमैटिक कंपोनेंट होता है और एक इर्रेगुलर कंपोनेंट होता है। तो सिस्टमैटिक कंपोनेंट मतलब हमें एक सिस्टम पता चलता है। तो इसमें दो हो गए, एक हो गया है ट्रेंड, दूसरा हो गया है सीजनैलिटी। तो ट्रेंड और सीजनैलिटी जो है हमारे सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स हो गए, और एक इर्रेगुलर कंपोनेंट रहता है। तो इर्रेगुलर कंपोनेंट क्या है? इर्रेगुलर कंपोनेंट, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब भी हमारे पास टाइम से रिलेटेड डेटा होता है, तो इसमें जो है ऐसे कुछ सिचुएशंस रहते हैं जहां जिसके ऊपर जो है हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो मान लीजिए अभी जो है अचानक से ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक आ गया है। तो ये किसी ने जो है इमेजिन नहीं किया होगा कि पैंडेमिक आएगा और इसके वजह से जो है सेल्स बहुत घट जाएंगे, इसके वजह से जो है बिजनेस का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये कोविड-19 का पैंडेमिक क्या है? एक इर्रेगुलर कंपोनेंट है। इसी तरह से मान लीजिए कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हो गए, या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा जो है बड़ा सा हादसा हो गया, या फिर मान लीजिए जो है अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में से जो है किसी ने चोरी कर लिया। तो ये सब इर्रेगुलर कंपोनेंट्स है जिसका हम कोई सिस्टम नहीं लगा सकते। फिर इसके बाद हमारे पास सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स, एक ट्रेंड हो गया है, दूसरा सीजनैलिटी हो गया है। तो इन दोनों को हम समझते हैं। ट्रेंड, तो ट्रेंड जो है हमारा लॉन्ग टर्म बताता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1930 से लेकर 1990, तो ये कितने हैं? ये ऑलमोस्ट 60 ईयर्स का जो है हमें ट्रेंड पता चल रहा है। तो ये 60 साल में 1930 से लेकर 1990 तक आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है अपवर्ड ट्रेंड है। तो 1930 से लेकर 1990 तक यूएस का जीडीपी जो है ऊपर ही बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद ये क्या है? नॉन फेटल डिसेबलिंग माइनिंग इंजरी। तो ये जो है माइनिंग इंजरी है। माइनिंग इंजरी जो है 1930 से लेकर 1970 तक आप देख रहे हो ये घट रहा है ट्रेंड। ये कैसा ट्रेंड है? ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये लॉन्ग टर्म, तो 1930 से फिर से 1970 कितने 40 साल हो गया। तो 40 साल का ट्रेंड कैसा है? ये डाउनवर्ड है। यहाँ पे भी जो है 60 साल का ट्रेंड कैसा है? अपवर्ड है। फिर हमारे पास ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अलावा जो है हमारे पास कुछ सीजनल कंपोनेंट्स रहते हैं। तो अगर हम ये 40 साल की बात करें या फिर 50 साल की बात करें, तो इसमें जो है एक एक साल के अंदर जो है कुछ सीजनैलिटी रहेगी। तो आप देख रहे हो ये अगर हम ईयरली डेटा मान के चले इसको 2000 से लेकर कुछ 2020 तक, तो इसमें हर एक साल के अंदर जो है कुछ सीजनल कंपोनेंट रहेगा। तो जैसे हमने पहले भी देखा था, ये हर साल जो है आपको कुछ अप्स दिखेंगे, कुछ डाउन्स दिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो ये भी ग्राफ है, इसमें भी जो है आपको कुछ अप्स दिख रहे हैं, कुछ डाउन्स दिख रहे हैं, और ये हर साल जो है कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये अप्स और डाउन्स जो है बस 2-3 साल के लिए है। ये हर एक साल जो है कंसिस्टेंटली आपको अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट सेम टाइम स्पैन में दिख रहे हैं। तो मान लेते हैं जो यहाँ पे ये अप्स जो है जनवरी से लेकर जून तक दिख रहा है, और डाउन्स जो है जुलाई से लेकर दिसंबर में दिख रहा है। तो वही ट्रेंड आपको ऑलमोस्ट हर साल दिखेगा। तो ऐसे चीजों को जो है हम सीजनैलिटी बोलते हैं। तो अभी हम ये जानते हैं कि टाइम सीरीज को डिकम्पोज क्यों करना होता है। तो जब भी हमें ये हमारा जो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है और शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है, उनको हमें ये जानना है कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो इसमें जो है हमें ये जरूरत पड़ेगी हम टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स को डिकम्पोज करें या फिर डिवाइड करें। तो टाइम सीरीज जब भी हम अगर ग्राफ बनाए, तो उसमें जो है आपका ट्रेंड और सीजनैलिटी और इर्रेगुलरिटी, ये तीनों जो है कंबाइंड रहेंगे। बट मुझे इन तीनों को अलग अलग करके मुझे जानना होगा ट्रेंड क्या बता रहा है, सीजनैलिटी क्या बता रहा है, और इर्रेगुलर कंपोनेंट क्या बता रहा है। और इस चीज में जो है डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम देखेंगे डिकम्पोजिशन एक्चुअली कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम सीरीज में दो तरह के डिकम्पोजिशन मॉडल रहता है। एक हो गया है एडिटिव, दूसरा हो गया है मल्टीप्लिकेटिव। तो डिकम्पोजिशन का हमें बेसिक तो पता है कि हमारा जो पूरा डेटा पॉइंट्स है उनको हम जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है? ट्रेंड, सीजनैलिटी और एरर। तो जब भी हम डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोजिशन के लिए हमारे पास एडिटिव मॉडल रहेगा और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जब भी हम एडिटिव मॉडल की बात करते हैं तब जो है हम तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, और जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में जो है हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो मैं एक बेसिक आपको जो आइडिया देता हूँ कौन सा मॉडल कब यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मेन जो है ये कंपोनेंट डिसाइड करेगा, सीजनैलिटी कंपोनेंट डिसाइड करेगा कि आप एडिटिव मॉडल यूज करोगे कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करोगे। तो अगर आपका सीजनैलिटी जो है कांस्टेंट रहता है तो आप जो है एडिटिव मॉडल यूज करोगे, लेकिन आपका सीजनैलिटी अगर जो है चेंज होगा तब जो है आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करोगे। तो बस आप जो है इतना सा ध्यान में रखिए, अगर आपका सीजनैलिटी कांस्टेंट रहेगा तो आप जो है एडिटिव मॉडल यूज करोगे, लेकिन अगर आपका सीजनैलिटी जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब आपका सीजनैलिटी वाला कंपोनेंट चेंज होगा, तो आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करोगे। तो अभी हम जो है ये एडिटिव मॉडल थोड़ा सा समझते हैं। तो मान लेते हैं मुझे जो है मेरे पास कुछ सेल्स प्रिडिक्ट करना है मुझे, तो सेल्स प्रिडिक्ट करना है तो मुझे ऑब्वियसली जो है यहाँ पे मेरा डेटा पॉइंट ये हो जाएगा और ये मेरा सेल्स डेटा पॉइंट्स है। तो मैंने इसको 3 जो है कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है। एक हो गया है ट्रेंड, दूसरा सीजनैलिटी हो गया है, तीसरा एरर हो गया है। तो मेरा ट्रेंड जो है, ट्रेंड क्या बताएगा, मेरा बिजनेस ग्रोथ बताएगा। तो एक्चुअली बिजनेस जो है ग्रोथ भी बता सकता है या फिर बिजनेस का जो अगर घट रहा है तो ये नेगेटिव में वो भी बता सकता है। तो ट्रेंड नॉर्मली जो है ये आपका अपवर्ड रहेगा या फिर डाउनवर्ड रहेगा, या फिर नॉर्मली जो है ट्रेंड कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर ट्रेंड जो है आपका कुछ हो भी नहीं सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज है। जरूरी नहीं है कि आपका ट्रेंड जो है बस अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड ही हो, ये भी हो सकता है कि ट्रेंड जो है कुछ एग्जिस्ट ना करे, राइट। मतलब कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका जो है मतलब हर ईयर ऑन ईयर अपवर्ड ट्रेंड ना हो या फिर हर ईयर ऑन ईयर डाउनवर्ड ट्रेंड ना हो। कुछ कंपनीज का जो है मतलब एक साल जो है बहुत ज्यादा सेल्स हो गए, दूसरे साल पता नहीं शायद से मीडियोकर होंगे, तीसरे साल फिर से ज्यादा हो गए, चौथे साल जो है फिर से मीडियोकर हुए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड एग्जिस्ट ना करे। फिर है हमारा सीजनैलिटी कंपोनेंट। तो ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड जो है हम ईयर ऑन ईयर देखें तो सीजनैलिटी जो है हम ईयर के विद इन देखेंगे। तो मान लेते हैं ये अगर कंपनी जो है कुछ वुलन प्रोडक्ट्स बेचती है या फिर विंटर के जो है कुछ कपड़े बेचती है, तो हम यहाँ पे जो है सीजनैलिटी बहुत मैटर करेगा। तो मान लीजिए अगर ये जो है वुलन जैकेट्स बेचती है या फिर कोई भी विंटर टाइम के प्रोडक्ट्स बेचती है, तो जो है ये नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी के टाइम में जो है सेल्स ज्यादा होंगे। तो ऐसे में जो है आपका सीजनैलिटी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो है ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। फिर एरर आपका क्या हो गया, मान लेते हैं आपका कोई स्टोर है, वहां से जो है कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गया, नुकसान होगा, या फिर थेफ्ट की वजह से नुकसान हो गया। तो इस तरह से जो है हम ये एडिटिव मॉडल बनाएंगे हमारे सेल्स वाले डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास कुछ एवरेज टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो है टाइम है। तो जो फ्लक्चुएशंस देख रहे हो मतलब सीजनैलिटी देख रहे हो, सीजनैलिटी जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेंड तो कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको जो है रेगुलर कुछ अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिख रहा है। इसमें बस एक चीज एग्जिस्ट कर रहा है, वो है सीजनैलिटी। और सीजनैलिटी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। क्योंकि सीजनैलिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे जो है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम एडिटिव मॉडल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं जो है उसी चीज का अगर विजुअलाइजेशन बनाऊं, तो ये अगर मेरा डेटा हो गया, ये जो है मेरा पूरा डेटा पॉइंट्स है, तो इसको जो है मैं सीजनल, ट्रेंड और एरर या फिर इरेगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड को देखो तो कुछ ट्रेंड तो यहाँ पे जो है कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आप ये नहीं बता सकते हो कि ट्रेंड जो है अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है या फिर जो है और कुछ है। ट्रेंड जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको इरेगुलर है, मतलब ट्रेंड में जो है कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। आपका फिक्स्ड पैटर्न क्या है यहाँ पे, सीजनल। ठीक है, तो सीजनल जो है ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो आपके जो डेटा पॉइंट्स है उसको डिकम्पोज करो, डिकम्पोज करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा इफेक्ट कर रहा है आपके डेटा पॉइंट्स को। और इस डिकम्पोजिशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा जो सीजनल कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे पूरे डेटा पॉइंट्स को, जब हम उसको अपने ट्रेंड से कंपेयर करते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास जो रिमाइंडर या फिर एरर या फिर इरेगुलरिटीज है वो यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे जो है और एक यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है, ये हमारा जो है ऑब्जर्व है या फिर जो पूरा डेटा पॉइंट्स है वो है। फिर इसका हमारे पास ट्रेंड है, सीजनल है और रेसिड्यूअल भी है। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है और सीजनल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है।
ट्रेंड क्या है यहाँ पे? अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड है, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जर्व्ड में जो है एक अपवर्ड ट्रेंड भी दिख रहा है। इसी तरह से हमारा जो सीजनल है इसमें आपको एक रेगुलरिटी दिखेगी या फिर एक कंसिस्टेंट पैटर्न दिखेगा। तो जब आप सीजनल और ट्रेंड को कंबाइन करोगे आपको जो है ये मिल रहा है। आप देख रहे हो ये रेगुलर पैटर्न्स है और ये रेगुलर पैटर्न्स जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर आपके कुछ रेसिडुअल्स भी होंगे, इरेगुलरिटीज भी होंगे, उन इरेगुलरिटीज को भी जो है आप इसमें ऐड कर दोगे। तो इसलिए जो है डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम जो है टाइम सीरीज का एक डेमो देखेंगे पाइथन के साथ। तो सबसे पहले तो मुझे जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे numpy और pandas की जरूरत पड़ेगी। numpy जो है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है, ये हमें पता है। pandas डेटा wrangling के लिए यूज किया जाता है, ये भी हमें पता है। फिर अगर हमें कोई भी विजुअलाइजेशन करना है तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्योंकि हम टाइम सीरीज के साथ काम कर रहे हैं और अभी जो है हमने डिकम्पोजिशन के बारे में सीखा है, तो हम जो है एक डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे और उस डेटा सेट को हम डिकम्पोज करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आप देख रहे हो stats models डॉट tsa डॉट seasonal। tsa क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस, उसमें सीजनल है, तो सीजनल से जो है मैं क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे? सीजनल डिकम्पोज। तो इन सभी लाइब्रेरीज को सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर इंपोर्ट करने के बाद मेरा जो डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पे मैं एयर पैसेंजर डॉट CSV वाला यूज कर रहा हूँ और ये सबसे कॉमन डेटा फ्रेम है जब भी हम टाइम सीरीज की बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास जो है डेटा व्रैंगलिंग के लिए आयरिस वाला हो गया है जो कि बहुत कॉमन है, उसी तरह से जो है जब भी हम टाइम सीरीज की बात करते हैं तो उसके लिए एयर पैसेंजर डॉट CSV यूज किया जाता है। तो मैं इस CSV फाइल को लोड कर रहा हूँ और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ DF1 में। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे DF1 में स्टोर कर दिया है। फिर मैं देखना चाहता हूँ जो कॉलम्स है या फिर जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपने डेटा फ्रेम को लोड कर दिया है। डेटा फ्रेम को लोड करने के बाद जो भी वेरिएबल्स है उनको देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे df1.types हो जाएगा। इसको मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो ये दोनों कॉलम मेरे पास प्रेजेंट है। एक हो गया है ईयर मंथ कॉलम, दूसरा हो गया है पैक्स कॉलम। और यहाँ पे ईयर मंथ ये एक्चुअली हमारा जो है टाइम वाला कॉलम है, बट ये टाइम वाला कॉलम जो है ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट हुआ है, मतलब इसका डेटा टाइप जो है ऑब्जेक्ट है। और PAX क्या है? नंबर ऑफ पैसेंजर्स। नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंटीजर है। तो क्योंकि हमें टाइम सीरीज एनालिसिस करना है तो मुझे ये वाले कॉलम को जो है डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं फाइल को लोड करते समय ही जो है यहाँ पे मेरे पास एक पैरामीटर रहेगा पार्स डेट्स। तो यहाँ पे मैं पार्स डेट्स इज इक्वल टू ईयर मंथ सेट कर दूंगा। तो मैं इस वाले जो है ये एट्रीब्यूट के साथ मैं ये रीड CSV मेथड को बता रहा हूँ, भाई देखो ये जो मेरा कॉलम है ईयर मंथ, ये कॉलम एक्चुअली डेट टाइम का है। तो इसलिए जब इसको तुम रीड कर रहे हो, इसको तुम ऑब्जेक्ट की तरह मत रीड करो, इसको जो है तुम डेट टाइम की तरह रीड करो। तो पार्स डेट्स इज इक्वल टू ईयर मंथ सेट कर दिया है और इस फाइल को रीड करके इसको मैं DF1 में स्टोर कर रहा हूं। तो जो है इस तरह से मैंने लोड कर दिया है। अभी मैं df1.dtypes रन कर रहा हूं। अभी आप देख रहे हो जो मेरा ईयर मंथ वाला कॉलम है अभी सही से रीड हो गया है। ये डेट टाइम 64 यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसके बाद जो है मैं एक्चुअली यहाँ पे और एक सेल यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे df1.head लिख के आपको दिखाता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो कॉलम है। ईयर मंथ जो है एक कॉलम हो गया है, पैसेंजर्स का दूसरा कॉलम हो गया है। बट अगर हमें टाइम सीरीज के साथ काम करना है तो हमारा जो टाइम वाला कॉलम है, टाइम को हमें इंडेक्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। टाइम जो है हमारा और एक वेरिएबल नहीं हो सकता, टाइम जो है हमारा इंडेक्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू ईयर मंथ। तो ये जो मेरा ईयर मंथ वाला कॉलम है ये एक्चुअली इंडेक्स की तरह ट्रीट होगा। तो इस बार जो है pd.read_csv में मेरे पास तीन पैरामीटर रहेंगे। पहला तो मेरा ऑब्वियसली CSV फाइल का नाम है जो कि है airpassenger.csv। उसके बाद मुझे ये बताना पड़ेगा ये जो कॉलम है ये एक्चुअली डेट टाइप का है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्स डेट्स इज इक्वल टू और इस कॉलम का नाम यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। फिर
क्योंकि मुझे टाइम सीरीज एनालिसिस करना है, मुझे इस वाले कॉलम को एक इंडेक्स की तरह रीड करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू ईयर मंथ। फिर इसको भी मैं रन कर देता हूँ और अभी मैं देखना चाहता हूँ पहले 5 रिकॉर्ड। तो अभी आप देख रहे हो ये हमारा कॉलम है PAX और इनके लिए इंडेक्स जो है हमारा ईयर मंथ कॉलम बन जाएगा। तो आप अगर इसको और इसको यहाँ पे देखो, आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे ईयर मंथ जो है एक अलग कॉलम है, पैक्स एक अलग कॉलम है, बट यहाँ पे पैक्स एक कॉलम है बट ईयर मंथ जो है आपका इंडिसेस डिनोट कर रहा है। तो ये 112 जो वैल्यू है ये इंडेक्स, इस वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है। उसी तरह से जो है 118 जो वैल्यू है वो इस वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो ये सब जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 जनवरी 1949 से स्टार्ट हो रहा है और ये शायद से मंथली डेटा लग रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हो 1 जनवरी 1949, फिर 1 फरवरी 1949, फिर है 1 मार्च 1949। तो आपको हर एक मंथ के जो है पहले डेट पे आपको ये डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये मंथली डेटा हमें मिल चुका है यहाँ पे। फिर मान लीजिए मुझे इसमें से एक सब सेक्शन चाहिए, तो मुझे पूरे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे जो है इसमें से कहाँ तक चाहिए, मुझे जो है 1 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर मुझे 1 मार्च 1952 तक के ही डेटा पॉइंट्स चाहिए। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं इस जो है डेटा फ्रेम का नाम लिखूंगा, फिर यहाँ पे जो है मैं दोनों कौन से इंडिसेस से कहाँ तक मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर इसको मैं रन करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे वैल्यू स्टार्ट हो रहे हैं 1 अप्रैल 1951 और ये एंड होंगे 1 मार्च 1952 और ये देख रहे हो ये मंथली डेटा रहेगा। तो यहाँ पे अप्रैल, फिर उसके बाद हमारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर नया साल स्टार्ट होगा 1952। 1952 में आप देखोगे जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ पे हमें डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए मुझे अगर कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो इस पूरे डेटा फ्रेम में से मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे एग्जैक्टली 1960, तो ये कौन सा है 1 मई 1960 वाला रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे df1.loc, तो LOC जो है यहाँ पे मैं इसको, अगर मुझे एग्जैक्ट एक वैल्यू चाहिए, अगर एग्जैक्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए मैं यहाँ पे LOC यूज़ कर रहा हूँ। फिर इसको मैं रन कर देता हूँ। आप देख रहे हो तो अगर मुझे जानना है कितने पैसेंजर्स जो है इस फ्लाइट में थे 1 मई 1960 को, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, वो है 472। तो यहाँ पे नेम क्या है, ये एक्चुअली इंडेक्स है आपका 1 मई 1960। फिर इसका जो है ये टाइम स्टैम्प जो है आपको 000, तो ये शायद जो है एग्जैक्टली 12 AM को लिए गए होंगे। तो ये हमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुका है। फिर अगर हमें अच्छे से समझना है हमारे डेटा को, वो भी टाइम सीरीज डेटा को, तो बेस्ट मेथड होता है उसको प्लॉट करने का, और हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो df1.plot, ये मेरा डेटा फ्रेम है, उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको बस शो कर रहा हूँ। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे ये खूबसूरत सा प्लॉट यहाँ पे बन गया है। आप देख रहे हो 1949 से लेकर ये कुछ 1960-61 तक जा रहा होगा। आप यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हो। तो ट्रेंड तो है हमारे पास, ट्रेंड तो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है। तो 1949 से लेकर 1960 तक आपके जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है फ्लाइट में वो जो है बढ़ते जा रहे हैं। और मैं सीजनैलिटी की बात करता हूँ, तो सीजनैलिटी आप एक्चुअली यहाँ पे अच्छे से देखेंगे पता चलेगा कांस्टेंट नहीं है। तो ये रेगुलर पैटर्न तो आपको दिखेगा, बट ये रेगुलर पैटर्न जो है आपका इंक्रीज होता जा रहा है ये साइज। तो ये देख रहे हो, अगर इस साइज को आप यहाँ पे देखो तो ये साइज जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। पैटर्न भले ही सेम है, यहाँ पे जो है छोटे है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, बट ये जो इंक्रीज है ये इंक्रीज हर साल बढ़ रहा है। तो आपका ट्रेंड भी है और सीजनैलिटी भी जो है कांस्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, अगर हमारा सीजनैलिटी कांस्टेंट नहीं है या फिर हमारा सीजनैलिटी जो है ट्रेंड के साथ चेंज हो रहा है, तब हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करेंगे। तो ये हमने जो है एक छोटा सा बनाया। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि आपको जो है और अच्छे से ये दिख जाए।
तो मुझे इसका साइज सेट करना पड़ेगा। साइज सेट करने के लिए मुझे RC पैरम्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं फ्रॉम पाइलैब इंपोर्ट RC पैरम्स कर देता हूँ, इसको एक बार रन कर देता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे जो है फिगर डॉट फिग साइज 12,8, तो यहाँ पे जो है मैं इसका लेंथ वेरी कर रहा हूँ। 12 जो है लेंथ हो गया, विड्थ जो है 8 हो गया है। और यहाँ पे आप अगर प्लॉट को अभी देखो तो आपको क्लियरली जो है ये सीजनल कंपोनेंट में वेरिएशन दिखेगा, राइट। अगर मैं इस वाले सीजनल कंपोनेंट को इस वाले सीजनल कंपोनेंट से कंपेयर करूं, आपको क्लियरली डिफरेंस दिखेगा। ये जो ग्रोथ है यहाँ पे, ये जो अपवर्ड ट्रेंड है, उतना ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड आपको इस वाले में या फिर इस वाले में नहीं दिखेगा। फिर से अगर हम बस एक ट्रेंड वाले कंपोनेंट की बात करें तो ये ट्रेंड कैसा है, ये ट्रेंड अपवर्ड है, ये हमें समझ में आ गया। और क्योंकि हमारा सीजनल कंपोनेंट जो है कांस्टेंट नहीं है, अगर मुझे इसको डिकम्पोज करना है तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करना है। तो मैंने जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया था सीजनल डिकम्पोज, तो मैं सीजनल डिकम्पोज को अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे 2 पैरामीटर पास करनी पड़ेंगी। मेरा पहला वाला पैरामीटर हो जाएगा मेरा डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या है, DF1। फिर मैं कौन सा मॉडल यूज करना चाहता हूँ, एडिटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव। क्योंकि यहाँ पे सीजनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, मैं मल्टीप्लिकेटिव यूज करूंगा। और इसको मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ, उसका नाम यहाँ पे दे रहा हूँ DF1 मल डिकम्पोज। फिर मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ, तो DF1 मल डिकम्पोज डॉट प्लॉट, और इस चीज को अभी हम रन करते हैं। तो ये हमारा जो है ओरिजिनल डेटा है। मैं एक्चुअली जो है थोड़ा सा जूम को कम कर देता हूँ ताकि इसको हम अच्छे से समझ सके। तो ये हमारा पूरा डिकम्पोजिशन प्लॉट है, ये पूरा डेटा है। और यहाँ पे हमें जो है ट्रेंड दिखेगा ऐसे ऊपर बढ़ते हुए, और ये सीजनैलिटी में जो है हमें रिपीटिंग पैटर्न दिखेगा। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये जो वेरिएशन है सीजनैलिटी में, ये आपको बताएगा कि सीजनैलिटी आपका कांस्टेंट नहीं है। फिर ये हमें जो है यहाँ पे ये रेसिडुअल्स भी मिल गए। तो अभी ये वाला जो है, तो जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की बात करते हैं, हम मल्टीप्लिकेटिव को एडिटिव मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को एडिटिव मॉडल में कन्वर्ट करना है तो मुझे लॉग लेना पड़ेगा। तो जो हमने इक्वेशन देखा था y इज इक्वल टू t इंटू एस इंटू आई, तो अगर मैं इसका लॉग ले लूं, मतलब लॉग ऑफ y हो जाएगा लॉग ऑफ ट्रेंड प्लस लॉग ऑफ सीजनैलिटी प्लस लॉग ऑफ इर्रेगुलरिटी। और अगर मैं ये करूंगा तो जो मेरा ये चेंज है सीजनैलिटी में, उस चेंज को जो है मैं हटा दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सीजनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा और मैं इस मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को एडिटिव मॉडल की तरह रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से जो है थोड़ा सा एक बार जूम कर देता हूं ताकि कोड आपको अच्छे से दिख जाए। और अभी मेरा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम का एक बार कॉपी बना के मैं DF लॉग में जो है यहाँ पे सेव कर रहा हूं। फिर मैं क्या कर रहा हूं, अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम का मैं यहाँ पे लॉग ले रहा हूं। ओरिजिनल डेटा फ्रेम का लॉग लेके मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूं, मैं DF1 लॉग पैक्स, जो मेरे पैसेंजर के वैल्यूज है। तो ओरिजिनल जो पैसेंजर के वैल्यूज है आपको यहाँ पे दिखेंगे 112, 118, 132। बट मैंने क्या किया, अभी मैंने इसका लॉग लिया है। तो लॉग लेने के बाद अभी हम रन करते हैं DF1 log डॉट पैक्स। आप देख रहे हो इन सभी जो ओरिजिनल वैल्यूज थे, ओरिजिनल वैल्यूज का लॉग लेने के बाद ये हमारा हो गया। टाइम का तो वही रहेगा, टाइम को हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो 1 जनवरी 1949 को हमारा वैल्यू ये हो जाएगा, 1 फरवरी 1949 को वैल्यू ये हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारे वैल्यूज 4.7 से लेकर 6.06 तक जा रहे हैं। अभी मैं जो है फिर इसका प्लॉट बनाना चाहूंगा, फिर मैं DF1 log डॉट प्लॉट, इसको मैं रन करूंगा। अभी देखो इस चीज को, फिर से मैं जो है थोड़ा सा साइज इसको कम कर देता हूं। अभी अगर आप ये सीजनल पैटर्न को देखो तो इस सीजनल पैटर्न में जो वेरिएशन है वो कम हो जाएगा या फिर ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो अगर मैं इस सीजनल पैटर्न को मान लीजिए इस सीजनल पैटर्न से कंपेयर करता हूं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर से अगर मैं मान लीजिए इन चारों सीजनल पैटर्न्स को कंपेयर करता हूं, ये चारों सिमिलर है, तो आपको सीजनल पैटर्न में इंक्रीज या फिर सीजनल पैटर्न में वेरिएशन नहीं दिखेगा।
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए मैं जो है एक ओरिजिनल टाइम सीरीज बना लेता हूँ और मेरा लॉग ट्रांसफॉर्म टाइम सीरीज भी जो है यहाँ पे मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस दिखेगा। ये हमारा ओरिजिनल टाइम सीरीज है। ओरिजिनल टाइम सीरीज में आप देख रहे हो ये सीजनैलिटी में आपको अपवर्ड ट्रेंड मिलेगा, बट यहाँ पे जो हमारा लॉग ट्रांसफॉर्म टाइम सीरीज है आपको सीजनैलिटी में अपवर्ड ट्रेंड नहीं दिखेगा। हम इसी के साथ इस ट्यूटोरियल के एंड में आ गया है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। तो इसी के साथ हम इस टाइम सीरीज एनालिसिस के ट्यूटोरियल के एंड में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।